गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट को डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने कुल 34 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया है, जैसे कि आपको पता था। और आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स, 2 केस बेस्ड और एक लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये सभी के सभी क्वेश्चंस पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाए गए हैं। तो ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है, और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ, जो कि सबसे पहला शॉर्ट आंसर है। ठीक है, शॉर्ट आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको ये रिमाइंड करा देता हूँ कि शॉर्ट आंसर एग्जाम में 3 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हमें उसके हिसाब से ही लिखना होता है। मतलब एक मोटी मोटी सी बात ये है कि अगर 3 नंबर का सवाल है तो मुझे कम से कम 3 पॉइंट तो लिख के आने ही है उसके लिए। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है। अगर उसने मान लीजिए डायग्राम बनाने को कहा है इस क्वेश्चन में, तो डायग्राम बना के आना होगा। टेबल बनाने के लिए कहा है किसी के बीच में डिफरेंस बताना है, तो टेबल बना के आनी होगी। नहीं तो आप 3 बुलेट पॉइंट्स या एक पैराग्राफ जिसके अंदर कम से कम 4 से 5 लाइन हो वो लिख के आ जाए, तो आपको जो है 3 में से 3 नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ जाती है एकदम, है ना। ठीक है, जो चांसेस है वो सबसे एकदम इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। मानव शरीर में रक्त शर्करा का स्तर कैसे नियंत्रित होता है, ब्लड शुगर का लेवल कैसे कंट्रोल होता है, ये पूछा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। चलिए देख लेते हैं। जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है तो अग्न्याशय की कोशिकाएं इसका पता लगा लेती हैं, और वे अधिक इंसुलिन का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे जैसे रक्त शर्करा का स्तर गिरता है, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा प्रतिपुष्टि व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिपुष्टि व्यवस्था यानी जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। ठीक है, क्या होता है जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो जो पेनक्रियाज होते हैं, जो अग्न्याशय होती है, वो क्या करती है, वो इंसुलिन की क्वांटिटी को ज्यादा कर देती है, ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है बॉडी के अंदर। और जैसे जैसे शुगर का लेवल नॉर्मल होता रहता है, वैसे वैसे ही इंसुलिन का जो कंसेंट्रेशन, जो इंसुलिन की जो लिमिट है रिलीज होने की, वो उसको भी कम करती रहती है। ठीक है ना, फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी का, उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब हार्मोनल तनाव में होते हैं तो रक्त में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो इस हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, फिर बी पार्ट में पूछा है, आपातकालीन स्थिति में यह शरीर को कैसे मदद करता है। अब अक्सर क्या होता है बच्चों, जैसे ये ए और बी पार्ट वाले जो सवाल हो गए, तो इसमें आपको देखेंगे कि आपको 1.5 नंबर तो मिलेगा ए पार्ट के लिए और 1.5 नंबर मिलेगा बी पार्ट के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 नंबर दे देंगे आपको ए पार्ट के लिए और 1 नंबर दे देंगे आपको बी पार्ट के लिए। लेकिन हम इसी बात पे स्टिक करेंगे कि 1.5 का ईच, मतलब एक सवाल है, टोटल 3 नंबर का सवाल है ना, तो 1.5 मुझे इस पे मिलेगा और 1.5 मुझे इस पे मिलेगा, तो हम इसी बात पे स्टिक करेंगे और उसके हिसाब से इनका आंसर लिखेंगे। चलिए, जब आप पहले ए पार्ट का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो रक्त में एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है ना, जब हम तनाव में होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है ना। और इसको रिलीज कौन करता है, एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करते हैं, यानी एड्रेनल ग्रंथियां, है ना। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। आपातकालीन स्थिति में यह शरीर को कैसे मदद करता है। एड्रेनलाइन शरीर को आपातकालीन स्थितियों में लड़ो या भागो, या फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म जो होता है ना, लड़ो या भागो यानी फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड नहीं और फ्लाइट, मतलब लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, ये होता है फ्लाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। ठीक है, एड्रेनालाइन क्या करेगा, शरीर को जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें, इसमें ये कौन सी अप्रोच को वो करता है, पिक करता है, ये करता है फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को सक्रिय करके निपटने में मदद करता है। भैया तो आप भाग जाएंगे वहां से या फिर आप लड़ लेंगे। ठीक है, ये हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, मतलब हृदय गति मतलब जो ब्लड, दिल की धड़कन को तेज कर देता है। रक्तचाप बढ़ाता है यानी ब्लड प्रेशर को तेज कर देता है। और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाता है, और एनर्जी एनर्जी को भी बढ़ाता है। ठीक है ना, जिससे एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर किसी खतरे का सामना करने या
उससे भागने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे क्या होता है, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए या फिर भागने के लिए शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। कभी कभी दौड़ते समय एथलीट मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित होते हैं, क्यों? इस मामले में श्वसन वायवीन श्वसन से किस तरह अलग है? ठीक है, ये पूछा है। इस मामले में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, वो वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन से किस तरह अलग है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत अधिक व्यायाम के दौरान हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये अवावीय श्वसन के माध्यम से पूरी होती है। चूंकि अवावीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन एक दो चरणीय प्रक्रिया है, इसलिए यह तेजी से ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार मांसपेशी कोशिकाएं लैक्टिक एसिड और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ती हैं। हमारी मांसपेशियों में बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और इससे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ठीक है, जब बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा मांसपेशियों में, उसकी वजह से जो है ऐंठन होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संवेदनशील पौधे की पत्तियों की, संवेदनशील यानी सेंसिटिव है ना, चलिए मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे जिससे कि याद रहे। संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव। किसी संवेदनशील पौधे की पत्तियों की गति और प्रकाश की ओर प्ररोह की गति के बीच दो अंतरों की सूची बनाइए। चलिए, संवेदनशील पौधे की पत्तियों की गतिविधियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं और वृद्धि से स्वतंत्र होती हैं, यानी ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना। जबकि प्रकाश की ओर टहनियों की गतिविधियां वृद्धि से संबंधित होती हैं और इसे प्रकाश अनुवर्तन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी फोटोट्रोपिज्म के रूप में जाना जाता है। संवेदनशील पौधे की पत्तियों की गति को नैस्तिक गति कहते हैं, जो उत्तेजना की दिशा पर निर्भर नहीं करती, जबकि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को ट्रॉपिक गति कहते हैं, जो प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है और इसे प्रकाश अनुवर्तन यानी हमारा प्रकाश अनुवर्तन क्या मतलब क्या हो गया, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स पर क्या होता है, संक्षेप में बताएं। जब विद्युत आवेग उत्पन्न होता है तो तंत्रिका कोशिकाओं के अंत में न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन उत्पन्न होते हैं। ये पदार्थ सिनेप्टिक ये पदार्थ सिनेप्टिक वेसिकल्स नामक पुटिकाओं में ढके ढके होते हैं। इन इन दो टर्मिनलों के बीच एक छोटी सी जगह होती है जिसे हम जिसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिकल क्लेफ्ट कहा जाता है ना। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स उस जगह में मिल जाते हैं और उनके भीतर के रसायन दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह से गुजरते हैं और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों पर स्थित कीमो रिसेप्टर्स उत्तेजित हो जाते हैं। इस उत्तेजना के कारण वोल्टेज यानी गेडेड Ca2 पॉजिटिव आयन चैनल खुल जाते हैं और इन आयनों का प्रवाह होता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचता है, विध्रुवण या हमारा जो हाइपर पोलराइजेशन होता है, जो शामिल आयनों की प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, जो हाइपर पोलराइजेशन है वो किसके अनुसार होगा, हमारे शामिल आयन जो होते हैं उसकी प्रकृति यानी उनके नेचर के हिसाब से होता है। ठीक है ना। ये था सिनेप्स पर होता क्या है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच गैप होता है उस पर क्या होता है, उसका ये हमने उत्तर बताया है आपको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी भी दो जंतु हार्मोनों तथा उनके श्रावण ग्रंथि का उदाहरण लेते हुए बताएं कि ये हार्मोन किस प्रकार मदद करते हैं वृद्धि और विकास में और शरीर में उपापचय को विनियमित करें। ठीक है, चलिए दो जंतु हार्मोन और उनके स्राव ग्रंथि का उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि ये हार्मोन किस प्रकार मदद करते हैं। सबसे पहले वृद्धि हार्मोन की बात कर लेते हैं। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन अग्र मस्तिष्क में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है। यह कोशिका विभाजन और ऊतक वृद्धि को बढ़ावा देकर वृद्धि और विकास में मदद करता है ना। ग्रोथ टिश्यूज को बढ़ावा देके क्या करता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन की बात करें, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यह शरीर में रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाकर या घटाकर उपापचय को नियंत्रित करता है। उच्च थायराइड स्तर हृदय गति में वृद्धि, वजन में कमी और अन्य लक्षणों को जन्म दे सकता है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या पूछा है, एक न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सीबीएसई में सवाल डायग्राम पूछा ही जाता है वाला,
है ना। फंक्शन बताने हैं, इसके कार्य बताने हैं और इसका डायग्राम बनाना है। तो बच्चों ये डायग्राम आपको बना के आना है ना। इसकी मैंने लेबलिंग भी प्रॉपर्ली कर दी है, आप चाहे इसको इंग्लिश में बनाएं या हिंदी में बनाएं, मतलब इसकी लेबलिंग इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, दोनों में आपके पास यहाँ पर लेबलिंग दी गई है। बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको बना के आना है। और माइनर लेबलिंग है, सिर्फ 5 पार्ट्स आपको उसके लेबल करने हैं। न्यूरॉन लेबल करना है, डेंड्राइट्स, है ना, एक्सन और साइटोन। डेंड्राइट्स 2 जगह लेबल्ड है, तो बच्चे 4 पार्ट्स, 4 ही पार्ट्स आपको इसके लेबल करने हैं इजीली। ठीक है, अब इसके कार्य बता देते हैं क्या है। तंत्रिका कोशिका का कार्य, एक तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क को संदेश भेजना और मस्तिष्क से संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना है। ठीक है, ब्रेन को मैसेजेस भेजना और ब्रेन से मैसेजेस को ग्राही अंगों तक लेकर जाना है। फिर दूसरा काम क्या है, तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना और उत्तेजना को प्रसारित करने में संवेदी न्यूरॉन्स की सहायता करती है और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया को स्थानांतरित करने में मोटर न्यूरॉन्स की मदद करती है ना। ये 2 काम हो गए इसके, हमने 2 कार्य बता दिए, ये आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अनैच्छिक क्रिया तो हो गए हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, ये हो गए अनैच्छिक, तो हो गए हमारे इनवॉलेंट्री। और प्रतिवर्ती हमारे हो गए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये हो गए मेरे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हमको एक डिफरेंस बताना है किसमें, इनवॉलेंट्री एक्शन यानी अनैच्छिक क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया के बीच में डिफरेंस बताना है। चलिए बता देते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती, लेकिन शरीर के आंतरिक अंगों द्वारा स्वतः नियंत्रित रूप से की जाती हैं। ये प्राय मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क यानी विशेष रूप से मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। बात करें हम इनवॉलेंट्री एक्शंस की, ठीक है, वो एक्शंस जो हमारी इच्छा अनुसार, मतलब हमारी मर्जी के, मतलब इच्छा अनुसार यानी हमारी विश के हिसाब से नहीं होते हैं। जैसे दिल का धड़कना, है ना, हम रोक नहीं सकते अपने दिल की धड़कन को हमारे अपनी मर्जी से, है ना। उदाहरण, आमाशय में पाचन, हृदय की धड़कन, आंतों में भोजन की गति या फिर पाचन रसों का श्रवण, है ना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। बात कर ले प्रतिवर्ती क्रियाओं की। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो किसी उत्तेजना के प्रति अचानक और स्वचालित प्रतिक्रिया होती हैं। ये अधिकतर मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं ताकि शीघ्र प्रतिक्रिया दी जा सके, यद्यपि मस्तिष्क को इसकी जानकारी बाद में दी जाती है। ठीक है ना, ये वो क्रियाएं होती हैं जो अचानक से किसी उत्तेजना के प्रति, किसी भी एक्शन के प्रति हमारी बॉडी करती है ना। इसके उदाहरण हो गए आग झपकना, है ना, छींक आना, खांसी आना, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे खींच लेना, है ना। जब हम कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो एकदम से ऐसे हाथ पीछे हटता है ना, तो वो भी एक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। हमें क्या बताना है भाई, मस्तिष्क के 3 क्या बताने हैं, प्रमुख भाग के, प्रमुख भाग, है ना। सबसे पहले तो हो गया अग्र मस्तिष्क, फिर हो गया मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क। हमें इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है ना। चलिए देख लेते हैं। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, घ्राण खंड और ये हमारा हो गया, ये प्रमस्तिष्क, घ्राणखंड और डाइएन्सेफेलॉन मस्तिष्क होते हैं। इसका प्रमुख कार्य सोचना तथा स्पर्श, गंध, श्रवण, वाणी और दृष्टि जैसी इंद्रियगत गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। ठीक है ना। बात करें मध्य मस्तिष्क की, मिड ब्रेन की, है ना। पहला वाला तो होता है फोर ब्रेन, ये होता है मिड ब्रेन, और नीचे वाला होगा हिंड ब्रेन। यह दृश्य एवं श्रव्य उद्दीपनों के प्रति सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये काम है मध्य मस्तिष्क का। बात करें पश्च मस्तिष्क की, इसमें पॉन्स, अनुमस्तिष्क यानी हमारा सेरिबेलम और मेड्यूला होते हैं। यह श्वसन को नियंत्रित करने, शरीर का संतुलन और स्थिति बनाए रखने तथा हृदय गति, श्वास निगलना, खांसी, छींक और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तीनों के हमने कार्य बता दिए। किस किस मतलब तीनों भागों के, एक तो हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसी तरह ये आंसर आपको लिख के आना है अपने एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। एक केस बेस्ड सवाल है ना। 4 नंबर का सवाल ही पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्या केस दिया गया है। मोहन और रोहित ने देखा कि छाया में उगने वाले पौधे की टहनियां सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती हैं, जबकि टच मी नॉट पौधे की पत्तियां छूने पर मुड़ जाती हैं और झुक जाती हैं।
वे जानने के लिए उत्सुक थे कि पौधों में ये हलचलें कैसे होती हैं। पौधों में होने वाली गतिविधियों को समझने में उनकी मदद करने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपभाग ए या बी में से किस एक का उत्तर दें। चलिए, ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है, हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। चित्र ए में दिखाए अनुसार पौधों की टहनियों के मुड़ने का क्या कारण है, और चित्र बी में दिखाए गए अनुसार टच मी नॉट पौधे में पत्तियों के मुड़ने का क्या कारण है। ठीक है, पहले चित्र देख लिए दोनों। ठीक है, ये तो चित्र ए में क्या हो रहा है, ये एक तरफ चली गई सारी, है ना, इसका कारण पूछा है। और चित्र बी में क्या पूछा है कि जब हम इसको टच करते हैं ये मुड़ जाती है, उसका कारण बताना है ना। फिर सी में पूछा है पराग नलिका के बीजांड की ओर बढ़ने की गति की तुलना उपरोक्त चित्र के भाग ए में दर्शाई गई गति से करें। और डी में कहा है फिर चित्र बी में दर्शाई गई गति की तुलना पशुओं के शरीर के अंगों की गति से करें। चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं, पहले वाले ए पार्ट का। पौधों की टहनियों का झुकना उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया और एक दिशात्मक वृद्धि संबंधी गति है। जब बढ़ते पौधे सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं तो टहनियों के शीर्ष पर संश्लेषित ऑक्सिन नामक हार्मोन कोशिकाओं को लंबा होने में मदद करता है। ठीक है ना, ये तो हो गया उनके एक तरफ झुकने का कारण। बात करें दूसरे वाले पार्ट की इसके, जब प्रकाश पौधे के एक ओर से जब प्रकाश पौधे के एक ओर से आ रहा होता है तो ऑक्सिन तने के छायादार भाग की ओर फैल जाता है। अभी हम पहले वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाता है ऑक्सिन, है ना। इस लेक्चर के पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। चलिए दोबारा बता देते हैं। जब प्रकाश पौधे के एक ओर से आ रहा होता है तो ऑक्सिन तने के छायादार भाग की ओर फैल जाता है ना। ऑक्सिन की यह सांद्रता पौधे की कोशिकाओं को उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जो प्रकाश से दूर होती है। इस प्रकार पौधा प्रकाश की ओर झुकता है और झुका हुआ प्रतीत होता है। अब हम बात कर लेते हैं बी पार्ट की। टचमिनोट पौधे की पत्तियां स्वतंत्र वृद्धि गति प्रदर्शित करके उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। ये पौधे कोशिका से कोशिका तक सूचना पहुंचाने के लिए विद्युत रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं। गति स्पर्श बिंदु से भिन्न बिंदु पर घटित होती है। पौधों की कोशिकाएं अपने अंदर पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण अपना आकार बदलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे फूल जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं और परिणाम स्वरूप उनका आकार बदल जाता है। ये हो गया टच मी नॉट वाले का आंसर। बात करें सी पार्ट की, पराग नलिकाओं का जो सवाल था, पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि प्ररोहों का सूर्य के प्रकाश की ओर झुकना प्रकाश अनुवर्तन यानी फोटोट्रोपिज्म का उदाहरण है। ये जो प्रकाश अनुवर्तन है हमारा, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फोटोट्रोपिज्म, है ना। हम डी पार्ट की बात कर लेते हैं। टच मी नॉट का जो सवाल था, यद्यपि पौधे और जंतु दोनों ही कोशिका से कोशिका तक सूचना पहुंचाने के लिए विद्युत रासायनिक साधन दिखाते हैं, लेकिन जंतु की तंत्रिका कोशिकाओं के विपरीत पौधों में सूचना के संवहन के लिए कोई विशेष ऊतक नहीं होते। पशु कोशिकाओं में आकार में परिवर्तन मांसपेशी कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन के कारण होता है। पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला केस बेस्ड सवाल हमारा है। समीर की रक्त जांच रिपोर्ट देखने के बाद यानी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने उसके अपने आहार में चीनी का सेवन कम करने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी है। आपको क्या लगता है कि समीर किस बीमारी से पीड़ित है? इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम और हार्मोन बनाने वाले अंग का नाम बताइए। और बी पार्ट में पूछा है कौन सा हार्मोन पौधे में तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में मौजूद होता है और कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है। समीर मधुमेह से पीड़ित है ना, मतलब उसको डायबिटीज है ना। इस बीमारी के लिए इंसुलिन जिम्मेदार हार्मोन है और अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार अंग है ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन के लिए, है ना। इंसुलिन क्या बताया गया है, इस बीमारी के लिए इंसुलिन जिम्मेदार हार्मोन है ना। और अग्नाशय जो होता है हमारा, है ना, इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। अग्नाशय द्वारा यानी पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन जो है वो सिक्रिएट किया जाता है। फिर बी पार्ट की बात करें, साइटोकाइनिन पौधे में तीव्र कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में मौजूद होता है और एब्सिसिक एसिड हार्मोन वृद्धि को रोकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। चलिए 5 नंबर का सवाल है, देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति चट्टानी पहाड़ी पर चढ़ते समय घबराहट और डर की स्थिति में आ जाता है। उसका शरीर खतरनाक और तनावपूर्ण स्थिति में निपटने के लिए लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट की स्थिति में प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला पार्ट है,
इस स्थिति में व्यक्ति के रक्त में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। नंबर 2 है, इस स्थिति में स्रावित हार्मोन की स्रोत ग्रंथि का नाम बताइए। नंबर 3 है, इस हार्मोन के बी पार्ट है, इस हार्मोन के स्राव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के शरीर में होने वाली कोई 2 प्रतिक्रियाएं बताइए। और सी पार्ट में पूछा है, हार्मोन के संदर्भ में रासायनिक संकेत की क्रिया तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत आवेगों से किस प्रकार भिन्न होती है। चलिए सबसे पहले ये पार्ट की बात कर लेते हैं। तनाव की प्रतिक्रिया में स्रावित होने वाली हार्मोन एड्रेनालाइन है ना। कौन सी वाली हार्मोन सीक्रेट होती है तनाव के टाइम पे? एड्रेनालाइन, है ना। एड्रेनालाइन हार्मोन का स्रोत ग्रंथि एड्रेनल ग्रंथि है, ठीक है। कौन से ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती है? ये एड्रेनल ग्लैंड द्वारा। पहले पार्ट में, ए पार्ट में यही पूछा था। बी पार्ट पे जाते हैं। एड्रेनालाइन स्राव के कारण शरीर में 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। शरीर को लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करने हेतु हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि, मतलब हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर में इंक्रीमेंट, है ना। त्वरित ऊर्जा वृद्धि प्रदान करने के लिए संग्रहित ऊर्जा स्रोतों से ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ाया जाता है, ये होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी पार्ट की। हमको तंत्रिका तंत्र, है ना, और हार्मोनल प्रणाली के बीच में डिफरेंस बताना है। चलो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं। प्रतिक्रिया तत्काल और बहुत तेज होती है। बात करें हार्मोनल प्रणाली की, प्रतिक्रिया सामान्यतः धीमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा? तंत्रिका तंत्र में सूचना विद्युत आवेगों के रूप में तंत्रिका तंतुओं के माध्यम से प्रेषित होती है। और इसमें हार्मोनल में क्या होगा? सूचना रासायनिक संदेश वाहकों यानी हार्मोन के रूप में रक्त के माध्यम से प्रेषित होती है। और फिर तंत्रिका की बात करें, इसमें सूचनाओं का तेजी से प्रवाह होता है तथा प्रतिक्रिया तुरंत होती है। हार्मोनल में सूचनाओं का संचारण धीमी गति से होता है तथा प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे होती है, ठीक है। 2 पॉइंट और बचते हैं इसके। दूसरा उसमें होगा तंत्रिका तंत्र में इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है, और हार्मोन प्रणाली होती है इसका जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक होता है, मतलब ये लॉन्ग टर्म होता है और ये शॉर्ट टर्म होता है ना। संकेत केवल तंत्रिका में संकेत केवल तंत्रिकाओं से जुड़ी विशिष्ट कोशिकाओं और ऊतकों तक ही पहुंचता है। और हार्मोनल प्रणाली में क्या होगा? संकेत रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं, है ना। है ना बच्चों। यहाँ पे आखिरी 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, वो एक पहला पॉइंट तो उसमें ये था कि इसका प्रभाव अल्पकालिक होता है यानी शॉर्ट, और इसका जो प्रभाव है वो दीर्घकालिक होता है। दीर्घ का मतलब होता है देर से, है ना, यानी ये लॉन्ग टर्म होता है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, अल्पकालिक शॉर्ट और दीर्घकालिक लॉन्ग। संकेत केवल तंत्रिकाओं से जुड़ी विशिष्ट कोशिकाओं और ऊतकों तक ही पहुंचता है। और फिर उसमें हार्मोनल में क्या होता है? संकेत रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त प्रवाह मतलब ब्लड फ्लो, है ना। ये ब्लड फ्लो के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है जो मैसेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है ना। ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। पहले पार्ट में हमने इसके एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट डिस्कस करे थे। सेकंड पार्ट में हमने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करा है। अब आपको क्या करना है? आपको इन सभी सवालों को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इस कंप्लीट चैप्टर की। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना, इनके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनमें से सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।